नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और कल आपको बताया गया था कि आज आपका 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहेंगे? 200 क्वेश्चन रहेंगे। और ये 200 क्वेश्चन कैसे रहेंगे तो ये तो आप लोगों को पता है। मॉडल पेपर फर्स्ट है हमारा, ये सुपर 20 बैच चल रहा है। अब इसमें आप लोग ये देख लेंगे, जो 200 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं वो पीएजी लेवल के रखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, पीएजी लेवल के रखे गए हैं, जिसमें कि जीएस दोनों लोगों के लिए सेम होती है। तो उसको हमने यहाँ पे पहले जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए गए हैं आपके लिए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने रखे गए हैं? तो टोटल क्वेश्चन इसमें 200 हैं, जो आपके जैसे सिलेबस में आते हैं। 20 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें किसके रहेंगे? जीएस के। और आपके 60 क्वेश्चन किसके रहेंगे? 20 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन मैथ के, और 60 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? तो 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के रहेंगे। टोटल कितने हो गए? 60 20 80 20 100 ये हो गए। और आपके जो 100 क्वेश्चन बचे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के, ये 25-25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रखे गए हैं। और आप लोग जो है लगभग 2 घंटे की आपकी ये क्लास होगी। ठीक है, लगभग 2 घंटे की क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे की। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपकी ये क्लास रहेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना जो कुछ है पानी वगैरह रख के और बैठ जाइए, जिससे कि बीच में आपको उठना ना पड़े। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बता देंगे। अगर आप लोग 120 क्वेश्चन, लगभग ये लग रहा है कि 120 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, या ऐसा लग रहा है कि 120 क्वेश्चन तुम्हारे जो हैं वो सुने हुए हैं। ठीक है, जो 120 क्वेश्चन आपको अगर सुने हुए लग रहे हैं तो आप जो है कह सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर 120 से कम है तो आप लोग थोड़ा अभी पीछे हैं। ठीक है, मतलब 120 कम से कम आपके यहाँ पे सही क्वेश्चन होने चाहिए, या फिर ऐसा लगना चाहिए कि आपने इनको पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि टाइम हम आपको यहाँ पे केवल 10 सेकंड एक क्वेश्चन का देंगे, क्योंकि मैथ वगैरह में टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से चला? ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से चला? जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे जो मॉडल पेपर हैं 200 क्वेश्चन के हम लोग 6 मॉडल पेपर कम से कम कराने वाले हैं यहाँ पे। और आपका जो कैप्सूल सीरीज चल रही है वो सप्ताह में 4 दिन कैप्सूल सीरीज चलती है, और सप्ताह में 2 दिन आपके ये मॉडल पेपर रहेंगे। ठीक है, सुबह आपका ये 9 से 12 टाइम रहता है, लेकिन सुबह हमारे यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही थी बहुत तेज़, इसलिए जो है आपका सुबह कैंसिल करके शाम को ही कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर देते रहेंगे और बीच में जो है वो बातचीत नहीं होगी। आप लोग केवल आंसर देंगे, 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा और आप लोग आंसर देते रहेंगे। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से चला था? तो 1970 से चला था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारत का तोता किसे कहा जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं जो आप एग्जाम देंगे, तो उसमें सबसे पहले आपके किसके ही क्वेश्चन रहेंगे? जीएस के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो है अभी हम कराएंगे वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर दें, जिससे कि आपके साथी जो हैं वो क्लास में आ जाएं, उनको भी पता चल जाए कि वो कितने पानी में हैं, कहीं से भी वो तैयारी किए हों, लेकिन यहाँ पे मॉडल पेपर दे सकते हैं। ठीक है, लगभग 2 घंटे टाइम निकाल के वो लोग भी आ सकते हैं। भारत का तोता किसे कहा जाता है? जो ऑपरेशन फ्लड का फर्स्ट जो चरण था वो कब से चला था? वो तो हमने बता दिया 1970 से। जो भारत का तोता किसे कहा जाता है, मतलब इंडियन पैरट किसको बोलते हैं हम लोग? तो इंडियन पैरट हम लोग बोलते हैं अमीर खुसरो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पूरा 200 क्वेश्चन का आपका ये है और पूरे सिलेबस से बनाए हम लोग। भारत में पहले लोकपाल कौन बने थे? भारत में पहले लोकपाल कौन बने थे? 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो भारत के जो पहले लोकपाल थे वो 2019 में ही बने थे। कौन बने थे? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना आप लोग नोट भी करते जाइए, मतलब कितने क्वेश्चन आपके लास्ट में आपको बताना है। 120 से ऊपर सबके सही होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पढ़े हैं उनके तो 120 से ऊपर ही सही होंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप लास्ट तक देख सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे पढ़े हैं उनका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार कराए हैं। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1872 में। ठीक है, 1872 में। जो बीच में कोई स्टूडेंट कुछ पूछने लगते हैं तो उनको आप लोग बता देंगे बीच में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीच में बात वगैरह नहीं करते हैं। तो
अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे अगर प्रथम जनगणना पूछी जाए तब तो 1872 सही है, लेकिन अगर नियमित जनगणना पूछी जाए तो 1881। ये सभी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? प्राग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी एंडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो आप लोग 10 सेकंड केवल आपको मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और जो आप लोगों को पता होगा, कल से हमने जो है अपना ये सुपर चैट वाला ऑप्शन लगवाया है। तो कल हमारे एक स्टूडेंट हैं AY ऑफिशियल, ठीक है, AY ऑफिशियल करके एक स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बार जो है हमारे जो यहाँ पे सुपर चैट की 100 रुपये की उन्होंने सुपर चैट की थी। ठीक है, तो उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग ही हैं जो हमको और कुछ प्रेरणा देते हैं और कुछ अच्छा करने की। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बताएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जीएसटी में भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 101वें, 102वें, 103वें या फिर 104वें? तो भारत में जो जीएसटी जब लेकर आए थे ये लोग, तो इसमें 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 64वां फिल्म फेयर फेस्टिवल जो अवार्ड था 2019 में, उसमें बेस्ट मूवी कौन सी थी? 64 में यहाँ पे बात हो रही है जो 2019 का था। ठीक है, तो इसमें कौन सी फिल्म को बेस्ट मूवी अवार्ड दिया गया था? संजू, राजी, विलेन रॉक स्टार या फिर अंधाधुन? तो ये सब मूवी आप भी हमें लग रहा है देखे होंगे, लेकिन इसका आंसर देखते हैं कौन सही बता सकता है। चलिए आप लोग नोट कर लेंगे, अगर आपका गलत हो गया है तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजी। ठीक है, राजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ के स्तंभ में किसका उल्लेख है? सारनाथ के स्तंभ में किसका उल्लेख है? अजातशत्रु का, रुद्रमान का, सतकर्णी का या फिर अशोक का? 10 सेकंड केवल आपके लिए रहेंगे, जिससे कि आप लोग ये देख सकें कि हमें कुछ आता है या नहीं आता है। ठीक है, कि वैसे ही आप लोग 1-2 महीने से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं वो सब आपको अब यहाँ पे जब मॉडल पेपर कराएंगे तो 10 सेकंड तो आपको देंगे, जिससे कि आप लोग ये जान सकें कि कुछ सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। चलिए इसका राइट आंसर लगा लेंगे अशोक। अगला क्वेश्चन, और आप लोगों को दिक्कत बहुत रहती है, कोई कहता है कि पीडीएफ में आंसर दीजिए, पीडीएफ में आंसर नहीं दीजिए, कोई बोलता है। तो अब यहाँ पे सबकी फरमाइश थोड़ी नहीं पूरी हो पाएंगी यहाँ पे। अब पहले तो हम बिना टिक वाली जो है आंसर शीट आपको दे देते, मतलब क्वेश्चन जो थे आपको पीडीएफ बिना आंसर वाली देते थे, तब कुछ लोग थे वो कहते थे आंसर वाली दीजिए। अब जब आंसर वाली कर दिए तो आप लोग कह रहे हैं कि आंसर वाली मतलब वैसी क्वेश्चन बिल्कुल लिखे हो, मतलब आंसर टिक ना लगा हो उस पर, वैसे ही दीजिए। तो आप लोग आपस में पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद जो है पीडीएफ हम दे देंगे। ठीक है, आप लोग आपस में डिसाइड कर लेना कैसी आपको पीडीएफ चाहिए, फिर बाद में हम आपको वहाँ पे पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, आज जो इसकी पीडीएफ मिलेगी वो आपको बिना टिक वाली मिलेगी। ठीक है, बिना टिक मतलब टिक नहीं लगे होंगे इस पर, वो पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि ये मॉडल पेपर है आपका, जिससे कि आप लोग ऑफलाइन भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन का मॉडल पेपर ही तो है ये। अब हम वैसे नहीं करा सकते जैसे ऑफलाइन में कराते हैं, तो आपको पीडीएफ तो दे देंगे ना, तो आप लोग घर पे इसको लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आए आपको वैसे सब आपको तैयार हो जाएंगे जब लास्ट तक आप लोग जुड़ेंगे। और बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर है, वो आपको बाद में जो है पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। और मिलेगा कब वो उसका हम टाइम बताएंगे। कल तो हमने जो है पूरा का पूरा पीडीएफ आपको पूरे दिन पड़ा रहने दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। तो सभी लोग लास्ट तक जुड़ेंगे और पीडीएफ जो है इसका कहाँ पे मिलेगा वो हम इसमें ही लास्ट तक बता देंगे आपको, और कितने टाइम तक पड़ा रहेगा हमारे ग्रुप में वो भी सब आपको बता दिया जाएगा। लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र जो निर्वाचन क्षेत्र वो कौन सा है? यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है, तो लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में
25वां उच्च न्यायालय बनाने की सिफारिश की है? भारत के किस राज्य में 25वां उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश की है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड आपके निकल चुके हैं। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पहला व्यापारिक उर्वरक कौन सा है? पहला व्यापारिक उर्वरक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सल्फर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड केवल आपके लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा SSP मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बड़े जो व्यापारिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कब किया गया था? ये जो बड़े बैंक थे आपके, इनका 14 जो राष्ट्रीय बैंक थे, व्यापारिक बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 10 सेकंड ओवर हो गया। 19 जुलाई 1969 में, ठीक है, 19 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन। रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम क्या है? अब जो लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे होंगे तो उनको पता होगा, क्योंकि इनमें जो 3 ऑप्शन हैं वो हम पहले ही उनको याद करवा चुके हैं, ठीक है। शोरा, संसद और मजलिस, ये तीनों हम पहले ही याद आपको करवा चुके थे। तो एक नाम इसमें बचा है, तो वो ही आपका रूस की संसद का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यूमा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पत्थर खाने वाला पक्षी कौन सा है? पत्थर खाने वाले पक्षी का नाम बताइए। ऑप्शन कंगारू, शुतुरमुर्ग, गिद्ध या फिर चील। जो पत्थर खाते हैं मतलब स्टोन जो खाते हैं, उनके उस पक्षी का नाम बताइए। तो उसका नाम आपका क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है? प्रेतों का या भूत प्रेतों का कुछ भी बोल दीजिए, उसका टीला जो है वो किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को या फिर टेरागोरा को, ठीक है। टेराकोटा यहाँ पे होगा शायद। चलिए ये आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेतों का टीला हम लोग किसको बोलते हैं? ये भी हम आपको आंसर जो है क्वेश्चन कराए हैं, मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन। किस वंश को पितृहंता का वंश कहा जाता है? किस वंश को पितृहंता का वंश कहा जाता है? नंदवंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या फिर सभी। अब आप लोग क्वेश्चन तो देख पा रहे होंगे ना, आपके जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन हैं। तो वैसे हम आपको हर एक तरह के ही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। किस वंश को पितृहंता का वंश कहा गया है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं हम लोग? 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? 10 सेकंड हैं केवल आपके लिए। पंजाब, बंगाल, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। पंजाब, बंगाल, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। चलिए 10 सेकंड आपके ओवर हो गए। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब, ठीक है। बहुत लोग सही आंसर भी दिए इसका। अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इनमें से सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस में पाई जाती है? इसका जो PDF है वो केवल कुछ ही लोगों को मिलेगा, ठीक है। जो लोग लास्ट तक जुड़ेंगे उसी को मिल पाएगा। पहले ही आप लोगों को बता दे रहे हैं जिससे कि आपको व्हाट्सएप वगैरह पे मांगना ना पड़े, ठीक है। कुछ लोग तो अभी भी वहाँ पे मांगते हैं, तो वो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे तभी मांगना पड़ता है जब आप लोग क्लास नहीं करते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस में पाई जाती है? ये सभी लोगों को पता होना चाहिए ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन। प्राइमिंग और डीसकरिंग की मतलब 20 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए यहाँ पे जीएस वाले। अब आपके इसमें जो है एग्रोनॉमी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। एग्रोनॉमी कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। आप लोग अपनी जो है संख्या बनाए रखिए क्लास में अच्छी खासी, जिससे कि हमें भी कुछ लगे कि हाँ बच्चे मेहनती हैं, मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए 200 क्वेश्चन का पेपर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। प्राइमिंग और डीसकरिंग की क्रिया किस प्रकार की तंबाकू में नहीं की जाती है? क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे होंगे ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, जैसे पेपर जब बिल्कुल आता है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे जो है हम मैथ के क्वेश्चन जब कराएंगे
तो आप लोग अगर मैथ में ABCD में A भी नहीं जानते हैं तो आज हम आपको कम से कम AB और CDE तक सिखा देंगे, मतलब 5 अक्षर आपको सिखा देंगे A अगर नहीं आता है तो। ठीक है, बिल्कुल एकदम ऑप्शन वाइज अभी हम आपके आंसर लगाएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैथ भी आप लोग सीख सकते हैं आज। प्राइमिंग और डिसकरिंग की क्रिया जो है वो हमारी लपेटने वाली जो तम्बाकू होती है उसमें नहीं की जाती है। ठीक है, और बाकी के सब में ये की जाती है, प्राइमिंग और डिसकरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अर्थ क्रस्ट में जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लेंगे। अर्थ क्रस्ट में जो आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन या फिर मैग्नीशियम? 10 सेकंड केवल आपके लिए। चलिए, टाइम आपका ओवर। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पर्णीय छिड़काव किया जाता है, सबसे ज़्यादा पर्णीय छिड़काव किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। सबसे ज़्यादा पर्णीय छिड़काव किसमें किया जाता है? DAP सबसे ज़्यादा पर्णीय छिड़काव किया जाता है, मतलब DAP, यूरिया, SSP या फिर CAN? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। ठीक है, यूरिया। अगला क्वेश्चन, नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है? नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है? नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी हो जाएगी? प्रवाह, क्यारी विधि, अंगूठी विधि या फिर सीमांत पट्टी विधि? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 सेकंड आपके निकल गए। क्यारी विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अंतः कृषि किया जाता है, अंतः कृषि किया जाता है मिट्टी में हवा का संचार हेतु। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन सुनेंगे सही से। जो अंतः कृषि है वो क्यों की जाती है? मिट्टी में हवा का संचार हेतु, घास उखाड़ने के लिए, समतल करने हेतु या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड आपके लिए हैं केवल। चलिए, तो आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पौध वृद्धि हेतु उचित मृदा है, पौध वृद्धि हेतु उचित मृदा इसमें से कौन सी हो जाएगी? बलुई, दोमट, चिकनी दोमट या फिर चिकनी? आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? अगर घर पे पढ़ रहे होंगे आप लोग, जितना कोर्स आपको कराए हैं तो वो आप लोग उसको, ये बहुत क्वेश्चन आप लोग आज कर लेंगे। 200 में से 120 से ऊपर ही निकल जाएंगे अगर जितना हम पढ़ाए हैं और उसका रिवीजन आप लोग किए होंगे तो। ठीक है, तो पौध वृद्धि हेतु उचित मृदा आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोमट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ज्वार को कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं? ज्वार को कैमल क्रॉप हम लोग क्यों कहते हैं? गहरी जड़ प्रणाली के कारण, सूखा प्रतिरोधकता के कारण, उथली जड़ प्रणाली के कारण या फिर पोषक तत्वों की अधिकता के कारण? तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा? ज्वार को कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं? 10 सेकंड हैं आपके लिए। चलिए, टाइम आपका ओवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही हो जाएगा, सूखा प्रतिरोधकता के कारण हम लोग इसको कैमल क्रॉप कहते हैं। ठीक है, जैसे कैमल किसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में? ऊँट को हम लोग कैमल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ऊँट जैसे आपका बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है, ऐसे ही ये सूखा प्रतिरोधकता के कारण। ठीक है, सूखा के प्रति इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किसका किया जाता है? सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग एलाक्लोर, इमाइजेथाइपिर, फ्लूक्लोरालिन या फिर मेटाक्लोर? तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? केवल 5 सेकंड का समय है। चलिए, टाइम आपका ओवर। तो सोयाबीन में हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्लूक्लोरालिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिल का उत्पत्ति केंद्र क्या है? तिल का जो शीशम आपका होता है उसका ओरिजिन प्लेस आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर आपका इंडोनेशिया? तिल का उत्पत्ति केंद्र क्या हो जाएगा? तो ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, नाइट्रोजन की कमी से पौधे के किस भाग पर सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन की कमी से
पौधे के किस भाग पर सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे अगर क्लास को लाइक नहीं किए आप लोग, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, कुछ लोग नए जुड़े हैं वो, और जो है अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देंगे जिससे कि आपके साथी भी क्लास में जुड़ सकें। नाइट्रोजन की कमी से पौधे के किस भाग पर सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं। तो सर्वप्रथम किस में लक्षण दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेपोंग विधि से 1 हेक्टेयर के लिए चावल की पौध तैयार करने हेतु कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। डेपोंग विधि में सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता था पहले कि डेपोंग विधि किससे संबंधित है, तो आपकी चावल या फिर धान से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, जब डेपोंग विधि से हम लोग आपकी जो है पौध तैयार करते हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए हम पौध जब तैयार करेंगे तो कितने क्षेत्रफल में हम लोग उसकी पौध लगाएंगे। ठीक है, कितना क्षेत्रफल चाहिए हमें पौध के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 से 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, माधुरी किस्म है, माधुरी किसकी किस्म है, डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, बैक्स कॉर्न या फिर स्वीट कॉर्न। 10 सेकंड है केवल आपके लिए। चलिए, टाइम आपका जो है वो ओवर हो गया और इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे स्वीट कॉर्न। ठीक है, स्वीट कॉर्न। कॉर्न तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, ये स्वीट कॉर्न किसका क्लासिफिकेशन है, तो ये चारों जो हैं क्लासिफिकेशन आपके मेज के हैं। ठीक है, डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, बैक्स कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, फ्लेक्सी कॉर्न, ये सब आपके उसी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जायद फसलों में को बोने का समय, रबी खरीफ जायद जो होता है तो उसमें आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख के आंसर लगाएंगे सभी लोग। जायद फसलों बोने का समय, मतलब जायद फसलों को बोने का समय है जनवरी फरवरी, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या फिर मार्च अप्रैल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल में हम लोग इसकी बुवाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, गोबर की खाद से पहले वर्ष में पौधे की उपस्थिति पोषक तत्वों का कितना भाग मिलता है। गोबर की खाद से पहले वर्ष में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, गोबर की खाद से पहले वर्ष में पौधे की उपस्थिति पोषक तत्वों को कितना भाग मिलता है, मतलब आप लोग जब गोबर की खाद डालेंगे खेत में तो पहले वर्ष कितना आपका भाग मिल जाएगा पौधे को, ये पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि एक ही साल में थोड़ी नहीं ख़त्म हो जाएगी आपकी ये जो गोबर की खाद होगी, वो ये 2-3 साल तक चलती रहती है। ठीक है, तो पहले वर्ष में आपका जो पौधा रहेगा उसको कितना भाग मिल जाएगा, तो 1/3 भाग उसको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको छोड़ना नहीं है, जितना हम करा रहे हैं इसको जब आपको PDF मिल जाए तब एक बार अपने आप से फिर दोबारा लगा करके इसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बोने गेहूँ के बुवाई के में बीज की गहराई, बोने गेहूँ के बुवाई में बीज की गहराई कितनी रखते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकंड हमने बोलने में ही लगा दिए। इसका राइट आंसर आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख के आंसर लगाएंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है, बाजरा का उत्पत्ति स्थान, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि इसमें एग्रीकल्चर है तो इसमें कुछ चीज़ फिक्स नहीं होती है। अगर आपकी जो जैसे किसी भी बुवाई की अगर गहराई 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, 4 दिया है और 7 दिया है, तो आप लोग 7 नहीं लगाएंगे, 4 लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए, बोने गेहूँ में ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, बाजरा का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, बाजरा का उत्पत्ति स्थान आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, खरपतवार नाशी रसायन गेहूँसा नियंत्रण के लिए किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं, खरपतवारी रसायन गेहूँसा के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन हम लोग यूज करते हैं, एट्राजीन, आइसोप्रोट्यूरान, पैराक्वाट या फिर 2,4-D। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 5 सेकंड का समय है। चलिए, टाइम आपका ख़त्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रोट्यूरान। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, बोरो धान की
रोपाई का समय, बोरो धान की रोपाई का समय यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे और आंसर लगाएंगे, मार्च, जुलाई, अगस्त या फिर दिसंबर। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया है। अब इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। राइस जो है धान की सुगंधित प्रजाति, इसमें से राइस की सुगंधित वैरायटी कौन सी है, मतलब धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है? IR24, साकेत 4, नरेंद्र 1 या फिर कस्तूरी। चलिए आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कस्तूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड का केवल समय देते हैं आपको। मूंगफली के गिरी में, मूंगफली के जो गरी या गिरी होती है उसमें तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है प्रतिशत में? यहाँ पे पूछा गया है 20%, 32%, 48% या फिर 64%। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे तेल की मात्रा पूछी गई है, तो 48% यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीज के लिए आलू कंद का सामान्य व्यास कितना होता है? बीज के लिए आलू कंद का सामान्य व्यास कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या फिर 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग आंसर दे दीजिए करिए, क्योंकि हम 10 सेकंड तो बोलने में ही लगा देते हैं, आप लोग उतने में ही सुन लिया करें। ठीक है, बोने गेहूं में प्रथम सिंचाई निर्धारित है, जो बोने गेहूं में प्रथम सिंचाई है वो कब निर्धारित है? 10 से 15 दिन में, 20 से 25 दिन में, 35 से 40 दिन में या फिर आपकी 50 से 55 दिन में। केवल 5 सेकंड आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 से 25 दिन में। आपने 21 से 25 या 26 दिन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो ये आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे लगाना भी आपको सिखा रहे हैं, कैसे आप परीक्षा में ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, तो देखते रहेंगे यहाँ पे कैसे आप लोगों को ऑप्शन लगाना है। निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक ना होते हुए भी लाभप्रद है? ठीक है, लाभदायक है। इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो आपका आवश्यक नहीं है, मतलब इसेंशियल एलिमेंट नहीं है ये, लेकिन आपका जो है वो लाभदायक है? तो कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या फिर बोरॉन। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे सोडियम। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है लेकिन ये लाभदायक है। अगला क्वेश्चन, पौधे में रोग प्रतिरोधकता, पौधे में रोग रोधिता वृद्धि हेतु पादप पोषक तत्व कौन सा है? पौधों में रोग रोधिता वृद्धि हेतु पादप जो पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यानी कि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल अल्प प्रकाशी है? कौन सा अल्प प्रकाशी है? ठीक है, अल्प प्रकाशी इसमें से कौन सा है? ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं आपसे, बिल्कुल ऐसी हिंदी आपकी सब ऐसी ही होती है। ठीक है, अल्प मतलब होता है कम। ठीक है, कम प्रकाशी पौधा कौन सा है? तो कम प्रकाशी पौधा क्या हो जाएगा? जो आपका शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं शॉर्ट डे प्लांट। इसमें से कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, जो पकते समय जब पकें ये तो इनको धूप की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, 7 से 8 या 8 से 9 घंटे इनको धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं, कब इतनी धूप होती है? तो इतनी धूप आपकी जो है वो आपकी कब देखने को मिलेगी? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये धूप इतनी देखने को मिलेगी। तो अक्टूबर नवंबर में कौन से पौधे पकते हैं? जो हम लोग जून जुलाई में लगाते हैं। ठीक है, जून जुलाई में। अब ये कौन से ऋतु के हो जाएंगे? तो ये खरीफ ऋतु के हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए आपके, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जो हम समझाना चाहे यहाँ पे वो आप लोग समझ गए होंगे। हमने क्या बोला? अल्प प्रकाशी मतलब शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कौन से पौधे होते हैं जिनको 8 से 9 या 7 से 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? 7 से 8 या 8 से 9 प्रकाश कब होता है? आपका अक्टूबर नवंबर के समय होता है। अक्टूबर नवंबर में कौन सी आपकी फसल पकती है? तो जो खरीफ ऋतु में हम बोते हैं, मतलब जून जुलाई में बोते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारतीय गायों में गुणसूत्र संख्या कितनी है? भारतीय गायों में गुणसूत्र संख्या मतलब क्रोमोसोम नंबर भारतीय गाय में यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? 54, 60, 46 या फिर 30?
5 सेकंड केवल आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। अब ये एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है, ठीक है। 60 यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके जो एग्रोनॉमी के थे वो आपके निकल चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी गाय की नस्ल। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्रीकल्चर से, ठीक है। इसीलिए जो है वो 60 में से 60 क्वेश्चन कराने की गारंटी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें थोड़ी मेहनत करेंगे आप लोग तो 60 में से 60 पूरे आपके सही हो जाएंगे। 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, वैसे 60 में से 60 पूरे हो जाएंगे आपके। हम लोग जितना आपको सुपर 20 बैच वगैरह में कराए हैं, 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ में जो जितना कराए हैं, तो उतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काकरेज, ठीक है। काकरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, विदेशों में मांस के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है। हरियाणा, काकरेज, अंगोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विदेशों में मांस के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग जो है वो ज़्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं, अंगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जर्सी गाय का उत्पादन क्षमता कितनी है। जर्सी गाय की उत्पादन क्षमता। अब यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आपके लिए आएगा। जो हम मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, जो मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं ना, तो मॉडल पेपर का मतलब यही होता है कि पेपर की भाषा में बिल्कुल पेपर आपका बनाया जाए, ठीक है। तो पेपर की भाषा बिल्कुल यहाँ पे यूज की गई है और जैसा बिल्कुल पैटर्न होता है 200 क्वेश्चन वो आपके किए गए हैं, ठीक है। और ये पूरे सिलेबस से, जैसा आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है ना पेपर में, जब पेपर आप यूपी कैडेट का देंगे तो उसमें 1-2 टॉपिक से थोड़ी नहीं आएगा, पूरे सिलेबस से आएगा। तो वैसा ही पूरे सिलेबस से हम लोग यहाँ भी आपको 6 मॉडल पेपर करा के आपको टेस्ट देने भेजेंगे, ठीक है। तो 6 पेपर आप लोग कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कैसी भाषा होती है पेपर की, कैसे क्वेश्चन का लेवल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जर्सी गाय का उत्पादन क्षमता यहाँ पे पूछी गई है तो इसकी 4000 लीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सभी लोग आंसर जरूर मिलाते रहेंगे और नोट करते रहेंगे किसके कितने सही होते जा रहे हैं, ठीक है। करण फ्राइज गाय का संकरण कहाँ हुआ था। करण फ्राइज गाय का संकरण कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा ना, ये कौन सी गाय की नस्ल है, हाइब्रिड गाय की नस्ल है ना करण फ्राइज। तो इसका संकरण यानी क्रॉस इसका कहाँ पे हुआ था, नैनी, करनाल, कानपुर या फिर बरेली। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करनाल, जो कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन दुकाजी गाय की नस्ल है, ठीक है। निम्न में कौन दुकाजी गाय की नस्ल है, साहिवाल, हरियाणा, पनबार या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे, 5 सेकंड है केवल आपके लिए। इनमें से कौन दुकाजी गाय की नस्ल है, तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, हरियाणा सही हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, फिर क्वेश्चन आपके पूरे कवर कराने में 200 क्वेश्चन है ना, इसमें मैथ के क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे 10 सेकंड बहुत होती हैं आपके लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए 10 सेकंड बहुत होती हैं, तो आप लोग 10 सेकंड में देख के आंसर दे दिया करें, ठीक है। किस भैंस का रंग जेट ब्लैक होता है, तो किस भैंस का रंग होता है, मुर्रा, भदावरी, सूरती या फिर जाफराबादी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मुर्रा का जो रंग होता है उसको जेट ब्लैक भी हम लोग कह देते हैं, काला स्याह, इसको इंग्लिश हिंदी में बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस भैंस के दूध में वसा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन देखेंगे और आंसर लगाएंगे, 10 सेकंड आपके लिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस भैंस के दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है। तो सर्वाधिक फैट आप लोगों को पता होगा ना, भदावरी में। अगला क्वेश्चन, गाय के मांस को कहते हैं, हम लोग गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ, बुफन, मटन या फिर चेवन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एनडीआरआई कहाँ पर स्थित है। एनडीआरआई जो है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी आपकी, हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर या फिर करनाल। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं, 5 सेकंड है केवल आपके लिए, 5 सेकंड में आप लोग आंसर दें।
आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए, करनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। NDRI जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अगर NDDB की बात कर ली जाए तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आनंद गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेत में गहरी गुड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं। खेत में हम लोग गहरी गुड़ाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कुदाल का, ठीक है, कुदाल का प्रयोग किया जाता है। अब ये यहाँ पे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, 10 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। चलिए, डायनमोमीटर में डायल कितने भागों में बटा होता है? डायनमोमीटर में डायल कितने भागों में बटा होता है? 5, 10, 15 या फिर 20? 5 सेकंड केवल आपके लिए हैं और उतने में आप लोग आंसर दे दें। चलिए, टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें यहाँ पे, तबेदार हैरो में डिस्क कोण बना होता है। तबेदार हैरो में डिस्क कोण बना होता है 45 डिग्री का, 42 डिग्री का या फिर 40 डिग्री का। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है? अधिक से अधिक 20 डिग्री का। 5 सेकंड है आपके लिए। तबेदार हैरो में डिस्क कोण बना होता है, तो अधिक से अधिक इसका कितने का? 20 डिग्री का, ठीक है। अधिक से अधिक 20 डिग्री का कोण बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सबसे भारी कल्टीवेटर है। सबसे भारी कल्टीवेटर कौन से हैं इसमें? कानपुर कल्टीवेटर, मैकॉर्मिक कल्टीवेटर, वाहवाह कल्टीवेटर या फिर त्रिफाली? 5 सेकंड है केवल आपके लिए। चलिए, टाइम आपका ओवर। सबसे भारी कल्टीवेटर जो है वो वाहवाह का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भूमि का प्रथम खुलना कहलाता है। भूमि का प्रथम खुलना क्या कहलाता है? प्राथमिक भू परिष्करण, द्वितीयक, तृतीयक या फिर ऑल, मतलब सभी? तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? जब भूमि प्रथम बार खुलती है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण, ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण। और जो इसको खोलते हैं, मतलब प्रथम बार भूमि को खोलते हैं, वो यंत्र क्या कहलाते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है, इसमें से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र हो जाएगा? देसी हल, कल्टीवेटर, हैरो या फिर सभी? 10 सेकंड है केवल आपके लिए। द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र आपका क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएंगे, देसी हल भी है, हैरो भी है और कल्टीवेटर भी है। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ऋतुओं के आधार पर सबसे अच्छी जुताई कौन सी है? ऋतुओं के आधार पर सबसे अच्छी जुताई कौन सी है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपके पूरे सिलेबस में, मतलब कोई सा भी आपका हो उसमें पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे आप लोग इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी देख रहे होंगे यहाँ पे, तो जितने आपके चैप्टर हैं उसमें से सब में से क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं यहाँ पे। तो आप लोग आंसर देते रहिए। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे अच्छी जुताई आपकी ग्रीष्मकालीन जुताई हो जाती है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जुताई अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इसके बाद जो है आपके खेत में बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं तो वो धूप से मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपकी अच्छी जुताई मानी जाती है, ठीक है। और आपके जो खरपतवार वगैरह होते हैं वो भी धूप में आपके बिल्कुल सूख जाते हैं, ठीक है। एक बार उखड़ जाते हैं वो ज़मीन से तो वो सूख जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुट्टी मशीन का गतिपाल पहिया किसका बना होता है? कुट्टी मशीन का गतिपाल पहिया बना होता है पिटवा लोहे का, मृदु इस्पात का, उच्च कार्बन इस्पात का या फिर ढलवा लोहे का? पिटवा लोहे का जो आपका कुट्टी मशीन जो है वो उसका गतिपाल जो चक्र होता है या गतिपाल पहिया होता है वो आपका ढलवा लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गन्ने पेरने के कोलू का बेलन बना होता है। गन्ना पेरने के कोलू का बेलन बना होता है। गन्ना जो पेरने वाले कोलू होते हैं ना, ये भी आपके सिलेबस में है। तो इसका बेलन किसका बना होता है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो बेलन होता है वो भी ढलवा लोहे का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है? डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है? 10, 15, 20 या फिर 27? चलिए, इसका राइट आंसर है 27, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। अब यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जो बायो वाले स्टूडेंट वगैरह जो चले गए हैं वो भी लौट के आ सकें यहाँ पे, और वो भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये लेवल जो है वो पीएजी ग्रुप का ही रहेगा, क्वेश्चन जो है वो पीएजी ग्रुप के लेवल तक की रहेंगे, और जो पीसीबी वाले हैं वो इसको अपना देख के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पीसीबी वालों की कहीं और तो कुछ क्लास चल नहीं रही है, तो आप लोग आपके सिलेबस में भी तो ये टॉपिक हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जेनेटिक खोज की खोज जो किसने की थी, जेनेटिक कोड की खोज ये नीरेनबर्ग ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, एग्रोहिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एग्रोहिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग। सभी लोग आंसर दें 10 सेकंड में, तब तक थोड़ा पानी पी लें हम। एग्रोहिस्टोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आप लोग अपने जो है आंसर लगाते भी रहिए, कितने सही हो गए कितने गलत हो गए, लास्ट में आपको बताना भी है, ठीक है। जिससे कि हम आपके क्वेश्चन वगैरह देख सकें कैसी आपकी तैयारी है, आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बता देंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसीलिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, शायद आप लोग 10 सेकंड में इसका आंसर दे दें। चलिए, पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। और लुईस पास्चर, जेनर वगैरह सबकी हम आपको पहले ही लिखा चुके हैं सुपर 20 बैच में ही, तो आप लोग वहाँ से उसको देख लेंगे। निम्न में निमोनिया का सही स्पेलिंग कौन सा है। इनमें से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यही, निमोनिया की स्पेलिंग। निमोनिया की स्पेलिंग इसमें क्या है, स्पेलिंग इसमें निमोनिया की कौन सी सही है, आप लोग बताएं। 10 सेकंड है केवल आपके लिए। दिखाई तो दे रहा होगा ना, आज थोड़ा कम भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज लाइट वगैरह जो है थोड़ी कम थी ना, बारिश का मौसम था तो थोड़ी कम लाइट थी, उसमें आपके जो है पीडीएफ वगैरह बनाई गई है फ़ोटो खींच के, तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। 240 की जगह 360 पे देख लें, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा। वैसे 240 पे भी अच्छा दिखाई दे रहा होगा। निमोनिया की इसमें सही स्पेलिंग पी से शुरू होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य पटलिका किसका बना होता है। मिडिल लैमेला जो होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, मैग्नीशियम पैक्टेट, पोटेशियम पैक्टेट, या फिर ए एंड बी बोथ। 10 सेकेंड हैं केवल आपके लिए, तो आप लोग आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए, टाइम आपका ओवर। इसमें क्या सही हो जाएगा, कैल्शियम और पैक्टेट की बनी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, मतलब सेल वॉल जो है वो कैसी है, पारगम्य है, अर्ध पारगम्य है, चयनात्मक पारगम्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है वो आपकी पारगम्य हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, कोशिका कला की पूरी मोटाई कितनी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी पूरी मोटाई कितनी होती है। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम में, या फिर 100 से 120 एंगस्ट्रॉम, या फिर आपका 120 से 150 एंगस्ट्रॉम, या फिर 150 से 200 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी पूरी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसी द्रव का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है। किसी द्रव का मतलब कोई भी लिक्विड है उसका अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है। तो 10 सेकंड है केवल आपके लिए, पढ़ा होगा तो सही है, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और याद कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे पराशरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र जो है वो किस में पाए जाते हैं। जो पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए इंग्लिश में भी हम लोग को शुरू कर देंगे, आप लोग परेशान ना हो।
इंग्लिश में भी जो क्विज आपकी चलती है ना हमारे एग्रीविजन स्टडी पर, तो वहाँ पे हम लोग इंग्लिश में भी कर देंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादातर लोग हिंदी में वहाँ पे मांग रहे थे क्विज, इसलिए हिंदी में आज किए थे। कुछ लोग इंग्लिश में भी बोले हैं, तो उनके लिए भी देखा जाएगा कल से और उनका इंग्लिश में भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र सबको पता होगा कहाँ पे पाए जाते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य का कोलाइडल मॉडल किसने दिया था, या कोलाइडल मत किसने दिया था, कोलाइडल सिद्धांत आपका किसने दिया था, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म का कोलाइडल मत ये जो है वो किसने दिया था, मैक्स सुंजे या फिर हाइडी और फिशर, हक्सले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे, मतलब नोट कर लेंगे या फिर अपना देख लेंगे, सही है आपका नहीं है। जीव द्रव्य का कोलाइडल मॉडल जो है वो हाइडी तथा फिशर ने दिया था, ठीक है, हाइडी तथा फिशर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रतिशत, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए परसेंट कितना होता है, 5%, 8%, 11% या फिर 14%। केवल 10 सेकंड आपके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए परसेंट कितना होता है, तो 8% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं, इमारती लकड़ियों को नष्ट करने में निम्न में कौन सा कवक उत्तरदायी है। इमारती लकड़ियों को नष्ट करने में इनमें से कौन सा कवक उत्तरदायी होता है, एगेरिकस, पक्सीनिया, राइजोपस या फिर पॉलीपोरस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 5 सेकंड आपके लिए बचे हैं, आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर आता है तो। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया, पॉलीपोरस यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कवकनाशी है, इनमें से कौन सा आपका कवकनाशी हो जाएगा। तो कवकनाशी आप लोग नोट कर लेंगे, DDT, 2,4-D, बोरेक्स, जो बोरेक्स मिक्सचर होता है, या फिर साइटोकाइनिन। तो आपका कवकनाशी यहाँ पे पूछा है ना, इनमें से कौन सा कवकनाशी है। 5 सेकंड है केवल आपके लिए, उसके बाद इसका आंसर हम लगा रहे हैं यहाँ पे। चलिए टाइम आपका ओवर, बोरेक्स मिक्सचर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम जीवाणु है, जो राइजोबियम आपका बैक्टीरिया है वो कैसा है, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या फिर मृतोपजीवी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 10 सेकंड है आपके लिए। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, परजीवी इनका सही हो जाएगा, ठीक है, परजीवी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी संरचना जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। इनमें से कौन सी ऐसी संरचना है, मतलब कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो मीजोसोम या फिर केंद्रक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लाज्मिड। तो सभी लोगों को पता होगा जो आपका बैक्टीरिया होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, फर्न का प्रोथैलस होता है, फर्न का प्रोथैलस होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर इनमें से कोई नहीं। फर्न का प्रोथैलस होता है, फर्न का प्रोथैलस जो है वो कैसा होता है, तो वो अगुणित हो जाएगा, ठीक है, अगुणित उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को किसे आवश्यक बताया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 को किसने आवश्यक बताया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी क्रिया में CO2 को किसने आवश्यक बताया है, नील ने, मोल ने, रूमेन ने या फिर स्टीफन ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, चिरलग्न बाह्यदल पाए जाते हैं, चिरलग्न बाह्यदल पाए जाते हैं टमाटर में, मकोई में, आलू में या फिर सभी में। तो ये जो चिरलग्न बाह्यदल होते हैं वो सभी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पान तथा बिलोय में पाई जाने वाली पत्ती का प्रकार, पान तथा बिलोय में पाई जाने वाली पत्ती का प्रकार कौन सा है, ओवेट, कॉर्डेट, ओब्लॉग या फिर लैंसियोलेट। तो
तो जो पान और पिलोय होती है इसमें कॉर्डेट आपकी लीफ पाई जाती है, कॉर्डेट पत्ती इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षाकार पत्ती पाई जाती है, त्रिपक्षाकार पत्ती किस में पाई जाती है? छुई मुई में, सहजन में, स्पाइलेक्स में या फिर पीपल में। 10 सेकंड आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में कौन सा विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है? इनमें से कौन सा विशेष प्रकार का पुष्पक्रम आपका हो जाएगा? अम्बेल, कूट चक्रक, स्पाइक या फिर रेसिमोस या फिर रेसिमोज, आप लोग जो बोल सकें वो यहाँ पे बताएंगे। निम्न में कौन सा विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है? स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कूट चक्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लें। 70S प्रकार का राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ किस में बनी होती हैं? 70S राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ किसकी बनी होती हैं? ठीक है, 70S राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ किसकी बनी होती हैं? 10 सेकंड आपको यहाँ पे केवल ऑप्शन देखने के लिए देंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लें आप लोग 10 सेकंड में। पहला ऑप्शन क्या है? 30S + 50S। दूसरा क्या है? 30S + 60S। तीसरा क्या है? 40S + 50S। और चौथा क्या है? 30S + 40S। तो आप लोगों को हमने क्या बताया है, जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो दोनों इकाइयाँ उसकी किस में जुड़ी होती हैं? तो 50S + 30S में। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। 50S + 30S ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये ऑप्शन होता तो ये सही होता, लेकिन इसका उल्टा ऑप्शन दे दिया है तो इसका उल्टा भी सही हो जाएगा। ठीक है, 30S + 50S यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहतूश के फल का प्रकार क्या होता है? शहतूश में फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ मलबेरी। 5 सेकंड आपके लिए बचे हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। शहतूश में जो फल का प्रकार है वो आपका साइकोनस हो जाएगा, साइकोनस। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है 8 केंद्रकीय, 7 केंद्र आपके 7 कोशिकीय, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भ्रूणपोष कैसा होता है? जो एंडोस्पर्म होता है वो 8 केंद्रक उसमें होते हैं, मतलब 8 न्यूक्लियस होते हैं, या फिर 7 कोशिकीय होता है, या फिर दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। लाइकेन संवेदनशील होते हैं, लाइकेन संवेदनशील होते हैं किसके प्रति? पानी के प्रति, मृदा प्रदूषण के प्रति, NO2 के प्रति, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, या फिर SO2 के प्रति, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। तो आप लोग केवल 5 सेकंड बचे हैं, आप लोग आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। लाइकेन संवेदनशील होते हैं तो ये SO2 के प्रति। ठीक है, SO2 के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हड्डी को पेशी से जोड़ना किसका कार्य है? हड्डी को पेशी से जोड़ना किसका कार्य है? लिगामेंट का, टेंडन का, या फिर कार्डियन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चलिए 5 सेकंड आपको दे रहे हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। तो इसका आंसर आप लोग लगा लेंगे। टेंडन जो है वो क्या कार्य करता है? आपका हड्डी को पेशी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, हीमोफीलिया, या फिर वर्णांधता, या फिर सभी। 5 सेकंड आपके लिए। इंसुलिन की कमी से आपका क्या रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन। रक्त वर्ग ए में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? रक्त वर्ग ए में मतलब ब्लड ग्रुप जो ए होता है उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? स्मॉल ए, या फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, या फिर कैपिटल बी। 5 सेकंड आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब स्मॉल बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में
किस स्तनी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा स्तनी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? हाथी, मनुष्य, बैल या फिर ऊंट? तो इसका राइट आंसर तो सभी लोगों को पता होगा ना, एक ऐसा स्तनी जिसके जो है जिसमें आरबीसी में जिसके केंद्रक पाया जाता है वो ऊंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, लीवर कोहन, ठीक है, लीवर कोहन की दरारें पाई जाती हैं खरगोश में, कबूतर में, तिल चट्टा में या फिर एस्केरिस में? लीवर खोहन की दरारें पाई जाती हैं तो ये खरगोश में आपकी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कोलंबा लीबिया जंतु वैज्ञानिक नाम किसका है? कोलंबा लीबिया जंतु वैज्ञानिक नाम यानी कि जूलॉजिकल नेम ये किसका है? सारस का, शुतुरमुर्ग का, कबूतर का या फिर तोता का? 5 सेकंड केवल आपके लिए बचे हुए हैं, सभी लोग आंसर दें। तो कोलंबा लीबिया ये जंतु वैज्ञानिक नाम आपका किसका हो जाएगा? कबूतर का हो जाएगा, ठीक है, कबूतर का जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, मेढक के किस पैर में मैथुन की गद्दियाँ पाई जाती हैं? मेढक के किस पैर में मैथुन की गद्दियाँ पाई जाती हैं? अगले पैर में, पिछले पैर में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? 5 सेकंड आपके लिए बचे हुए हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? अगले पैर में, ठीक है, जो आपके मेढक में मैथुन गद्दियाँ किस में पाई जाती हैं? अगले पैर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन किस पौधे पर किया जाता है? रेशम कीट का पालन किस पौधे पर किया जाता है? शहतूत, पीपल, बिल्लो या फिर सागौन? ये बिल्लो भी एक जो है वो पौधा है, ठीक है। तो रेशम कीट का पालन आप लोग किस पे करते हैं? शहतूत पे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मधुमक्खी का वर्ग कौन सा है? आइसोपटेरा, हाइमेनोपटेरा, लेपिडोप्टेरा या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो कौन सा हो जाएगा आपका? इंसेक्टा हो जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी जो है वो किस वर्ग की है? तो इंसेक्टा वर्ग की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं और इसके बाद जो है वो आपके कितने क्वेश्चन और बचेंगे? 100 ही क्वेश्चन और बचेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसी क्लास में बने रहेंगे और अपने साथियों को भी क्लास में ले आएंगे, ठीक है। अपने साथियों तक जो है लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके साथी भी क्लास में आ जाएं, ठीक है। अगर टेस्ट पेपर आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत की गई है ये पेपर बनाने में, तो आप लोग इसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की गई है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं। वैसे हमारे हिसाब से तो आप लोग ये सोच भी रहे होंगे कि मेहनत की गई है, ठीक है। तो सब लोग इसको लाइक कर देंगे क्योंकि पूरे सिलेबस से आपका पेपर बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, निम्न में किसमें सेलुलोज पाचन करने की क्षमता होती है? सेलुलोज का पाचन इनमें से कौन करता है? तो दीमक इसका पाचन कर लेती है। आप लोगों को पता होगा ना, दीमक जब किसी भी लकड़ी में लग जाती है तो वो उसको खराब कर देती है। मतलब लकड़ी में क्या होता है? सेलुलोज होता है, तो वो उसका पाचन कर देती है जिससे कि लकड़ी आपकी खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एनल स्टाइल किसमें पाई जाती है? एनल स्टाइल किसमें पाई जाती है? एनल स्टाइल किसमें पाई जाती है? तो नर एस्केरिस में, मादा एस्केरिस में, नर काकरोच में या फिर मादा काकरोच में? एनल स्टाइल जो होती है वो किस में पाई जाती है? तो ये हम आपको सब करा चुके हैं, नर एस्केरिस में ये पाई जाती है, ठीक है। नर एस्केरिस, कहीं कहीं आपको नर काकरोच भी पढ़ाया जाता है लेकिन नर एस्केरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीनियल सूक पाई जाती है? पीनियल सूक कहाँ पर पाई जाती हैं? नर एस्केरिस में, मादा एस्केरिस में, केंचुआ में या फिर टीनिया में? पीनल सूक पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब आपके जो है वो किस किस के क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पे? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और आपके जो है मैथ के भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। पीसीबी वाले भी यहाँ पे जुड़े रहेंगे और पीएजी वाले तो उनका तो चल ही रहा है तो वो तो यहाँ पे जुड़ेंगे ही। एनल जो स्टाइल ये तो हो गया। पीनिया सूक किस में पाई जाती है? तो
आपकी ये नर एस्केरिस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एस्केरिस एक दिन में लगभग कितने अंडे देती है। एस्केरिस जो है, अब यहाँ पे मादा एस्केरिस होगी, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। एक दिन में कितने, लगभग कितने अंडे देती है ये, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। ये एक दिन की बात हो रही है, ठीक है, एक दिन की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक दिन में ये कितने अंडे देती है, 2 लाख अंडे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं एक दिन में जब ये 2 लाख अंडे देती है, अगर इनका जो जीवन काल बहुत दिनों का होता तो ये जो है बहुत ज़्यादा संख्या में ये मिलते हैं अपने यहाँ। टीनिया किस वर्ग का जंतु है, सिस्टोड़ा, फेसमीडिया, सार्कोडिना या फिर साइक्लोफाइलिडिया। टीनिया किस वर्ग का जंतु है। 5 सेकंड केवल आपके लिए बचे हुए हैं। चलिए टाइम आपका ओवर। ये सिस्टोड़ा वर्ग का हो जाएगा, सिस्टोड़ा वर्ग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीनिया का प्रथम पोषद है। टीनिया का प्रथम पोषद कौन है। टीनिया जो है वो 2 पोषदी है ना, 2 पोषदी है ये, और दोनों ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है टीनिया का प्रथम पोषदी कौन है, और कभी कभी पूछा जाता है टीनिया का द्वितीय पोषदी कौन है। टीनिया का प्रथम पोषदी कौन है और द्वितीय पोषदी कौन है। तो प्रथम इसका कौन हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय आपसे पूछ लिया जाए तो द्वितीय आपका क्या हो जाएगा, सुअर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं ना, जैसे मतलब आपके 2 फ्रेंड हैं, एक अच्छा मतलब एक गहरा फ्रेंड है और दूसरा थोड़ा कम गहरा फ्रेंड है। तो आप लोग पहले किसके पास जाएंगे, जो गहरा फ्रेंड आपका होगा उसके पास, और दूसरा जो है वो थोड़ा कम फ्रेंड आपका होगा उसके पास जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ये होता है। टीनिया का प्रथम पोषदी कौन होता है, तो मनुष्य होता है, और द्वितीय पोषदी कौन सा होता है, तो वो सुअर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अमीबा में संकुचनशील धानी की संख्या कितनी होती है। अमीबा में संकुचनशील धानी या फिर संकुचनशील रिक्तिका जो होती है, इसकी संख्या कितनी पाई जाती है। अमीबा की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन देखेंगे 1, 2, 3 या फिर 5। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया है। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे, 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अमीबा में गमन का सर्वमान्य मत है। अमीबा में गमन का सर्वमान्य मत कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अमीबा में गमन का सर्वमान्य मत यहाँ पे पूछ रहा है। तो सॉल एवं जेल, लुढ़काव, द्रव चालित या फिर फव्वारा मत। 5 सेकंड केवल आपके लिए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। 5 सेकंड भी आपको ज़्यादा दे रहे हैं हम, 1-2 सेकंड ही देना चाहिए। अमीबा में गमन का सर्वमान्य मत जो है वो सॉल एवं जेल मत हो जाएगा, ठीक है। डेली का डेली आप लोग याद कर रहे हैं ना, डेली का डेली याद कर रहे हैं, तो अभी पता चल जाएगा कौन कितना सही किया है। पैरामीशियम का अन्य नाम क्या है। पैरामीशियम का अन्य नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैचुला, कैचुला यहाँ पे, या फिर पार्क बॉम, या फिर स्लीपर जंत, या फिर सभी। तो पैरामीशियम का अन्य नाम पूछा गया है, ठीक है। अमीबा के बाद जो पैरामीशियम होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, उसका यहाँ पे अन्य नाम पूछा गया है, कैचुला, पार्क बॉम, स्लीपर जंत, तो या फिर सभी। तो यहाँ पे जो सभी है, बहुत सारे लोग इसको ही लगा दिए सभी देख के, लेकिन सभी नहीं होता है, उसका नाम जो है वो स्लीपर जंतु ही होता है। आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आपने जो पढ़ा है वही लगाएंगे। आपको स्लीपर जंतु ही तो पढ़ाए हम, तो वही लगाना चाहिए सब लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम में टोटल केंद्रक कौन कौन से होते हैं, मतलब कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4। चलिए टाइम आपका ओवर। 2 केंद्रक होते हैं इसमें, लघु और दीर्घ केंद्रक। अगला क्वेश्चन, नेरिस किस संघ का जंतु है। नेरिस जो है वो किस संघ का जंतु हो जाएगा आपका, एकाइनोडर्मेटा, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का। किसका जंतु है ये। चलिए टाइम आपका ओवर। जो नेरिस है वो आपका एनिलिडा का जंतु हो जाएगा, ठीक है, एनिलिडा का जंतु हो जाएगा। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस संघ में रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है। किस संघ में रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो जो रीजनरेशन आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे कि रीजनरेशन एक ही जैसे शरीर का पार्ट से
और पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है इसमें, ठीक है, वो रीजनरेशन होता है। जैसे आपकी एक उंगली कट जाए और उससे आपका पूरा शरीर दोबारा बन जाए, आप ही जैसा दूसरा कोई और बन जाए, तो रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है। आप में ऐसी क्षमता है तो आप में नहीं होगी, तो वो ही पूछा गया है, ठीक है। आपका जो संघ है वो भी नहीं दे रखा है, आपका कौन सा संघ है, आप किस संघ में निवास करते हैं, तो कार्डेटा संघ में, ठीक है। मनुष्य किस संघ में है, कार्डेटा संघ में। तो इसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता किस में होती है, पोरीफेरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आस्टिया तथा आस्कुलम नामक छिद्र पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, ट्रिपेनोसोमा में या फिर हाइड्रला में। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें तो हमें इंपॉर्टेंट बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ये पेपर चल रहा है तो पेपर तो इंपॉर्टेंट का ही तो बनेगा ना, बिना ऐसे ही बिना मतलब के क्वेश्चन थोड़े नहीं रखे जाएंगे इसमें। तो आप लोग इनको सीरियस होकर के और अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएंगे, ठीक है। आस्टिया तथा आस्कुलम नामक छिद्र जो है वो स्पंज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मेढक का हृदय कितने बेसमी होता है, मेढक का हृदय कितने बेसमी होता है, 2, 3, 4 या फिर 1। 5 सेकंड है केवल आपके लिए, देखिए जल्दी बताइए आप लोग। मेढक का हृदय कितने बेसमी होता है, तो मेढक का हृदय जो है वो 3 बेसमी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अरस्तु की लालटेन किसको कहा जाता है, अरस्तु की लालटेन किसको बोला जाता है, तारामीन को, स्टारफिश को, समुद्री आर्चन को यानी सी आर्चन को या फिर कैटल फिश को। अरस्तु की लालटेन किसको बोला जाता है, तो आपका टाइम ओवर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आर्चन यानी कि समुद्री आर्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे और आंसर देंगे, पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है। सभी क्वेश्चन ये ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं, ठीक है, इसीलिए हम 120 आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। 120 कम से कम सही होने चाहिए सबके, जिसके नहीं होंगे फिर आप लोग समझ सकते हैं। पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है, ट्राइकोसिस्ट, पेलिकल, सीलिया या फिर मुख्य खांच। ये एक कोई आज कमेंट भी कर रहे थे, जो मुख्य खांच है वो किस में पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे मुख्य खांच है वो किस में पाया जाता है, आप लोग बता देंगे, ठीक है। पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है, तो जो मुख्य खांच होता है वो आप लोग सुन लेंगे, पैरामीशियम में ही पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे थे, वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाए हैं अभी, क्योंकि पूरे दिन हम अब चैनल पे ही तो थोड़े नहीं बैठे रहेंगे रिप्लाई देने पे या फिर व्हाट्सएप पे ही, तो आप लोग समझ सकते हैं ये कंटेंट भी तो तैयार करना होता है ना। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस भी बनाए रखेंगे, अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, इसलिए जवाब नहीं दिए। पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है, तो पैरामीशियम के आवरण को हम लोग पेलिकल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ध्वनि तरंगे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और फिजिक्स के बाद आपके किसके क्वेश्चन आ जाएंगे, फिजिक्स के बाद आपके जो है वो मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन फिजिक्स के बाद आपके जो है वो मैथ के नहीं हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मैथ के आएंगे। जैसा आपका पेपर बनता है ना बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे बना है। आप जब पेपर देने जाएंगे यूपी कैडेट का तो बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, ठीक है। कभी कभी फिजिक्स जो है वो पहले आ जाती है। तो पैरामीशियम का मतलब ध्वनि तरंगे कैसी हैं, ध्वनि तरंगे कैसी हैं, ये भी हम आपको क्वेश्चन कराए थे। ध्वनि तरंगे कैसी हैं, अनुप्रस्थ और यांत्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग कैसी हैं, तो ये अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको लिखाए थे ना अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगे होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर धाफोर, यहाँ पे ध्वनि आ गया और यहाँ पे धैर्य आ गया, तो दैर्ध्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अनुदैर्ध्य। और आपसे प्रकाश की तरंगें पूछी जाती हैं तो आपके ये हो जाता है अनुप्रस्थ, ठीक है। इसमें प्र आ गया और इसमें भी अनुप्रस्थ में भी प्र आ गया, तो वो प्रकाश तरंगें हो जाती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन सी ऑप्शन उसका सही है। सोनार तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, सोनार तरंगों की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के और या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग आंसर लगाएं सभी लोग, 10 सेकंड है केवल आपके लिए, आप लोग आंसर दीजिए इसका।
आंसर इसका क्या हो जाएगा, 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, या बीच में आपके जो है यहाँ पे गाड़ी वगैरह निकल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दें। दो प्रतिरोध R1 प्लस, मतलब दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, दो प्रतिरोध हैं R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का हम लोग आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर केवल हमें बताइए बस। चलिए टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। ये जो लोग नहीं निकालना जानते हैं वो लोग वहाँ पे जाके सीख लेंगे। सुपर 20 बैच जो है हमारा, उसमें सुपर 20 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जा कर के आप लोग सीख लेंगे। विद्युत चालकता मापी जा सकती है, विद्युत चालकता जो है वो किसके द्वारा मापी जा सकती है, अमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, मीटर सेतु द्वारा, या फिर गैल्वेनोमीटर द्वारा। विद्युत चालकता मापी जा सकती है, किसके द्वारा मापी जा सकती है, तो आप लोग इसका आंसर लगा लेंगे मीटर सेतु द्वारा, ठीक है। जिसको नहीं पता है तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जब PDF मिल जाए तो उसको याद कर लेना आप लोग। PDF कहाँ पे मिलेगी तो हम आपको अभी बता देंगे, ठीक है। PDF कहाँ पे मिलेगी वो भी आपको बता दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब, ठीक है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर, मतलब यहाँ से कोई पिंड है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, ऊपर की ओर हम लोग इसको फेंकते हैं, तब क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी गतिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, या फिर कुल ऊर्जा इसकी नियत रहती है। देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। सोचने वाला सवाल है, इसलिए इसमें आपको 15 सेकंड दे रहे हैं। 15 सेकंड में सबका सही आंसर आना चाहिए। चलिए आप लोग इसको देख लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जब कोई पिंड है, जैसे यहाँ से हम लोग फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है ना, तो ऊपर जाते समय ये कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा ना, लास्ट में जब रुकेगा उसके बाद नीचे आने लगेगा, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो इसकी जो है वो गतिज ऊर्जा कैसी होती जाती है, गतिज ऊर्जा वो है वो कम होती जाती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा घटती जाती है इसकी, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ने वाला इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर गतिज ऊर्जा घटती है इसकी जगह क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, तो वो आपका सही हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। गतिज ऊर्जा मतलब जो गति की ऊर्जा है, मतलब इसकी गति तो कम होती जा रही है ना, लास्ट में जाके इसकी गति बिल्कुल शून्य हो जाएगी, तब वो नीचे आने लगेगी, ठीक है। तो जब शून्य हो जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, बढ़ रही है। स्थितिज ऊर्जा हम लोग किसको कहते हैं, कोई चीज़ स्थितिज हो जाए, मतलब वहीं पे रुक जाए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, समझ गए होंगे आप, इतने आप लोग वैसे भी नहीं हैं, समझ गए होंगे, ठीक है, साथ में जुड़े हुए हैं तो समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। निम्न में कौन सा समीकरण तरंग समीकरण को दर्शाता है। कुछ लोग यहाँ पे घबरा जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख के, तो घबराएंगे नहीं वहाँ पे, ठीक है। 8 और 8 मतलब 8 से 10 और 8 से 10, अगर आपके क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में सही जा रहे हैं तो आप लोग सही दिशा में हैं, ठीक है। 8 से 10 लेकिन सही होने चाहिए। फिर अब आप लोग 8 सही कर दिए और कितने गलत कर दिए, 25 आते हैं ना, तो 17 गलत कर दिए, तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। गलत एक भी ना हो, 8 सही हो, तब भी आप लोग बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन में हैं, ठीक है। गलत अगर हो जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है। गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे अगर आता है तो, चाहे 8 क्वेश्चन करें या 10 क्वेश्चन करें या 5 क्वेश्चन करें, लेकिन सही करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे आप लोग, बहुत पीछे चले जाएंगे और रैंकों से, और लड़कों की रैंक जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर आप लोग लगाएं। निम्न में कौन सा समीकरण तरंग समीकरण को दर्शाता है। तरंग समीकरण को इनमें कौन सा दर्शाता है, बाई = a sin WT - kx। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा सेल विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा का व्युत्क्रमणीय परिवर्तन करता है, ठीक है। व्युत्क्रमणीय, ठीक है, व्युत्क्रमणीय मतलब उल्टा, ठीक है। कौन सा सेल जो है वो विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा का व्युत्क्रमणीय परिवर्तन करता है, विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का व्युत्क्रमणीय परिवर्तन करता है। समझ गए होंगे ना, जो सीसा संचायक सेल होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सेल का प्रतिरोध
एक सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, ठीक है। एक सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इससे 2 एम्पीयर की धारा ली जा रही है। सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोग देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग इसमें एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, B = E - IR। बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। E यहाँ पे कितना दे रखा है तो आपका 12 दे रखा है, ठीक है। 12 यहाँ पे E दे रखा है और आपका I कितना दे रखा है तो 2 दे रखा है, ठीक है। 2 एम्पियर है ना। आपकी विद्युत धारा को हम लोग किसके दिखाते हैं? I से दिखाते हैं। और यहाँ पे आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से 1 गया, कितना बचेगा? क्योंकि 0.5 × 2 बनी तो होगा ना, ठीक है। मतलब आधे का गुणा मतलब 2 में करेंगे, ठीक है। आधे का गुणा हम 2 में करेंगे तो 1 ही तो आएगा। आधा आधा 1 ही तो होता है, समझ गए होंगे। 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा। 12 - 1 ही तो बचा, तो 12 में से 1 गया, हम लोग 11 बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखा है वो नोट कर लेंगे, तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है, वो आप लोग सही कराएंगे। इनमें से कौन सी तरंग गैस में उत्पन्न नहीं होती है? इनमें से कौन सी ऐसी एक तरंग है जो गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती है? आंसर देंगे, 5 सेकंड केवल बचे हैं आपके पास। इनमें से कौन सी तरंग गैस में उत्पन्न नहीं होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है वो गैस में उत्पन्न नहीं होती। ये क्वेश्चन हम कराए थे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। 5 नहीं, हम 8 आपको बता रहे हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन आज के टेस्ट में आप बिल्कुल सही करेंगे फिजिक्स में। और ऐसे ही आपको अभी हम जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप लोग ऐसा ही स्कोर करेंगे। समीकरण F = A + BT। आप लोग अगर शुरुआत से हमारे साथ जुड़े होते तो बहुत कुछ सीख गए होते। आप लोग जो है वो लेट हो गए थोड़े आने में, ठीक है। तब भी हमने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। 30 से 40% कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया था थ्योरी वाइज भी, सुपर 20 बैच में ही, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं समझे कुछ नहीं किया है आपके लिए। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है और इतना आपको थ्योरी कवर कराया है, तो आपके लिए बहुत कुछ किया गया है। समीकरण F = A + BT में F बल, T समय है, B की विमा निम्न में से किसके समान होगी? तो हम ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से निकालना सिखाए थे, ठीक है। ये याद होगा आपको तो आप लोग निकाल लेंगे, और निकाल लेंगे तो इसका आंसर बता देंगे। चलिए 10 सेकंड है आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर। आपको जब PDF मिले तब आप इसका आंसर लगा करके देखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका MLT - 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अब हम यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, मैथ के क्वेश्चन भी कराएंगे, तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। 3 घंटे लगभग लग जाएंगे। तो आज आप लोग केवल मैथ के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। मैथ के हम सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और सभी आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। फिजिक्स के आप लोग खुद अपने आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों एक ही दिन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आप लोग समझते हैं ना, टाइम बहुत लग जाएगा। और आप लोग फिर जो है, आप लोग क्या, जूल की विशिष्ट ऊष्मा का मान आप लोग बताइए। स्पेसिफिक हीट का जो मान होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक बल P क्षैतिज से के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाया जाता है, ठीक है। एक बल P क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाया जाता है। ऊर्ध्वाधर इसका घटक क्या होगा? तो ऊर्ध्वाधर घटक आप लोगों को पता होगा ना, क्या होगा? P/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रांतिक चाल का सूत्र क्या होता है? क्रांतिक चाल का सूत्र क्या होता है? क्रांतिक चाल का सूत्र क्या होता है? चलिए इसका सूत्र जो है वो नोट कर लेंगे, अगर नहीं आता है आप लोगों को। रूट में GR, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस घटना से सिद्ध होता है प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं? किस घटना से सिद्ध होता है प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं? ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब जब आप लोग पेपर देने जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग घबरा नहीं जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो किसी को नहीं आता होगा वहाँ पे। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो किसी को नहीं आता होगा, सभी आपकी तरफ ऐसे ही देखते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है। जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल शांत मन से बैठना है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करना है, चाहे 80 आएँ या 100 आएँ। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, पहले जो पिछले बार 80-90 पे भी अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया था लोगों का।
तो जैसा पेपर आता है वैसे ही आपको पेपर करना होता है, ठीक है। कुछ लोग घबरा गए होंगे आज का ये फिजिक्स का और केमिस्ट्री देख करके घबरा जाएंगे, तो उनको घबराना नहीं है। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर देखें केवल, क्योंकि जब फिजिक्स का अगर टफ आ जाता है तो एग्रीकल्चर बिल्कुल सरल आ जाती है, या फिर केमिस्ट्री थोड़ी हल्की आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। इसलिए हम आपको पहले से ही तैयार करके भेजेंगे वहाँ पे, जो कि आप लोग वहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन में ना आ जाएं, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप जैसी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे और कहीं पे जो लोग जुड़े होंगे जो यहाँ पे ही हैं उनसे ही आपकी कंपटीशन होगी, और कहीं जो तैयारी कर रहे हैं वो आपसे पीछे ही रहेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। चलिए, किस घटना से सिद्ध होता है? तो ये ध्रुवण से सिद्ध होता है कि ये अनुप्रस्थ हैं, ठीक है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम इसमें से कौन सा है? तो हमने आपको क्या बताया था ब्रूस्टर का नियम, n = 10 IP। तो ये कहीं आपको दिख रहा है, E = 10 IP। अगर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, बल आवेग की विमा क्या होती है? बल आवेग की विमा यहाँ पे आपसे पूछी गई है। बल आवेग की विमा क्या हो जाएगी? MLT माइनस क्या हो जाएगी? 5 सेकेंड है। ए और बी दो ऑप्शन में से एक सही है। चलिए, इतना आपको 50-50 कर दिया। बल आवेग की विमा। चलिए, टाइम आपका ओवर। MLT माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेखीय संवेग P एवं गतिज ऊर्जा K में संबंध बताइए। रेखीय संवेग P एवं गतिज ऊर्जा K में संबंध बताइए। रेखीय संवेग P एवं गतिज ऊर्जा K में संबंध बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे, P = √2mk, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, 1 EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे केवल 5 सेकंड है आपके लिए। चलिए, टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये भी हम आपको बहुत बार करा चुके हैं। किलोवाट हावर मात्रक है, किसका है? किलोवाट हावर है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा साहब, लेकिन हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे, किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। एक बार आपसे ये एग्जाम में भी, यूपी गेट में भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको सही से आंसर देंगे। किलोवाट हावर किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन शक्ति का, ऊर्जा का, समय का, या फिर बल का। चलिए, आपका केवल 5 सेकंड का समय है। चलिए, टाइम आपका ओवर। किलोवाट आवर जो है वो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, और इसके बारे में सब हम पहले ही आपको सुपर 20 जो बैच चलाए थे उसमें बता चुके हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई खींचकर प्रारंभिक लंबाई से n गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो नया प्रतिरोध n² R हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किसी चालक तार की लंबाई, प्रतिरोध एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब एरिया है A है, ठीक है, तब इसकी विशेष चालकता कितनी होगी? तो ये 1-2 यहाँ पे आपके जो हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके क्या हैं ये आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ठीक है। 1/R है यहाँ पे सही हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पर, ठीक है। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऑप्शन से ही लगाना सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। स्टीफन नियतांक का मान कितना है? स्टीफन नियतांक का मान कितना है? तो 5.67 × 10⁻⁻8 वाट/मीटर², और केल्विन की पावर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेखीय संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं ना, किसी का भी जो है गुना करेंगे तो हम उसका गुना कर देंगे। जैसे रेखीय संवेग अगर 2 गुना कर दिया तो इसका गुना 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 गुना, तो 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम पहले ही आपको सब कुछ बता चुके हैं, इसलिए कम टाइम दे रहे हैं इसमें। दाब P और बल F एवं क्षेत्रफल एरिया में इसका सही संबंध क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा ना, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब आपका दाब = बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? ये आज आपका जो है फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। विभव प्रवणता का मात्रक आपका वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन अब आपके शुरू हो गए हैं, ठीक है। जो साथी आपके भाग गए हैं उनको आप लोग
दोबारा यहाँ पे शेयर कर दें जिससे वो भी आपके आ जाए, ठीक है। और जल्दी से हम अपना जो है टेस्ट ख़त्म करते हैं। प्याज की नर्सरी तैयार होती है, जो प्याज की नर्सरी होती है वो कब तैयार होती है, कितने सप्ताह में तैयार होती है? 5 सेकंड का टाइम है आपके लिए, आप लोग बता सकते हैं। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया। जो प्याज की नर्सरी के लिए 3 से 4 सप्ताह पुरानी पौध का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्याज में पीले रंग का कारण क्या होता है? प्याज में पीले रंग का कारण क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई मेथाइल ट्राइसल्फाइड, या फिर कैरेस्टीन, या फिर क्यूरेस्टीन, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्याज में पीले रंग का कारण आपका क्या हो जाएगा? क्यूरेस्टीन, ठीक है, क्यूरेस्टीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, होइपटेल होता है मॉलिब्डेनम की अधिकता से, मतलब बोरॉन की अधिकता से, बोरॉन की कमी से, मॉलिब्डेनम की अधिकता से, या फिर मॉलिब्डेनम की कमी से। कैसे होता है? 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड आपको दे देते हैं। चलिए 10 सेकंड है केवल, आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर आता है तो। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया है। होइपटेल जो होता है वो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग सभी लोग आंसर देंगे। प्याज मतलब खरीफ प्याज की प्रजाति कौन सी है? 10 सेकंड आप लोग केवल हैं और आप लोग इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग। यहाँ पे बताइए क्या सही होगा? एंथ्रेपन, अर्का प्रगति, या फिर एग्रीफॉर्म डार्क रेड, या फिर सभी। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, लीची का प्रवर्धन हम लोग किससे करते हैं? लीची का प्रवर्धन हम लोग किससे करते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। लीची का प्रवर्धन आप लोगों को तो पता होगा ना, कलकायन, गूटी, कर्तन, या फिर बीज द्वारा। तो लीची का जो प्रवर्धन होता है वो हम लोग एयर लेयरिंग द्वारा करते हैं, मतलब गूटी द्वारा। अगला क्वेश्चन, बैंगन की बीज दर कितनी होती है? बैंगन की बीज दर बताइए सभी लोग। 150 से 300 ग्राम, 600 से 700 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, या फिर 700 से 1000 ग्राम। चलिए बताइए सभी लोग, बताइए, देखते हैं कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। आंसर दीजिए सभी लोग। बैंगन की जो सीड रेट होती है, मतलब सीड रेट ऑफ ब्रिंजल कितनी होती है? तो 400 से 500 ग्राम यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पपीते का मूल स्थान क्या होता है? पपीते का ओरिजिन प्लेस ऑफ पपाया, भारत, अफ्रीका, ईस्ट अमेरिका मतलब ट्रॉपिकल अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 सेकंड बचे हैं, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम आपका ओवर। ईस्ट अमेरिका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूली की बीज दर बताइए। मूली की बीज दर सभी लोग बताएं। 3 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड है केवल आपके लिए। सीड रेट मूली की कितनी होती है? तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, नर्सरी का रोग इसमें से कौन सा है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बीएचयू में तो बहुत बार पूछा गया है ये। आर्द्रगलन रोग, या फिर चूड़ रोग, या फिर सामबर्ड रोग, या फिर मिलानी रोग, ठीक है। नर्सरी का जो मेन डिजीज ऑफ नर्सरी क्या होती है? डैम्पिंग ऑफ होती है। ये इंग्लिश में तो हमें पता है, हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? तो हिंदी आप लोग नोट कर लेंगे, आपको पता होगा ना डैम्पिंग ऑफ ये किसका है? तो नर्सरी का हो जाएगा। नर्सरी को हम लोग, इसमें डैम्पिंग ऑफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वो आप लोग नोट कर लेंगे, आर्द्रगलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, लाल गूदे की प्रजाति है, लाल गूदे की प्रजाति कौन सी है? सनराइज सोलो, सूर्या, ताइवान, या फिर CO6। लाल गूद की प्रजाति कौन सी है? 5 सेकंड बचे हैं, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए टाइम आपका ओवर। ताइवान जो है वो लाल गूदे की प्रजाति हो जाएगी। किसकी लाल गूदे की? तो ये पपीता में, ठीक है, ये तो पता होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगैती फूल गोभी की सीड रेट कितनी होती है? अगैती फूल गोभी की बीज दर बताइए। अगैती फूल गोभी की बीज दर बताइए। अगैती फूल गोभी की बीज दर बताइए। चलिए टाइम आपका ओवर। 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, बेर की कटाई छटाई का समय। बेर की कटाई छटाई का समय क्या है? दिसंबर जनवरी, फरवरी से मार्च, अप्रैल मई, या फिर जून से जुलाई से अगस्त।
तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग बताएं, 5 सेकंड है केवल आपके लिए। बेर में कटाई छटाई आपसे पूछी गई है, तो ये हम लोग अप्रैल से मई में कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, मनी मेकर प्रजाति किसकी है? मनी मेकर जो वेराइटी है वो किसकी है? आलू की, टमाटर की, बैंगन की या फिर मिर्च की? मनी मेकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है, बताइए। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च। 5 सेकंड बचे हैं, चलिए टाइम ओवर। टमाटर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुलाब खास प्रजाति है किसकी? गुलाब खास वैरायटी है? आम, केला, पपीता या फिर लीची? 5 सेकंड है। गुलाब खास किसकी वैरायटी है? तो ये आम की वैरायटी आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, आलू की सीड रेट कितनी है? आलू की बीज दर कितनी है? 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर या फिर 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर? तो 10 सेकंड चलिए आपको दे दे रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो हॉर्टिकल्चर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के 10 ही क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आपके सॉइल साइंस के पहले ही हम लोग करा चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 से 30 कुंटल प्रति कुंटल, ठीक है, 25 से 30 कुंटल प्रति कुंटल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग मैथ के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो लोग मैथ सीखना चाहते हैं, जिनको आता है वो अच्छी बात है, वो आंसर देंगे, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए, और जिससे कि आपके साथी जो मैथ सीखना चाहते हैं वो आ जाएँ क्लास में, ठीक है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, 10 सेकंड में। उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए कर दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आप लोग जो है इसमें आंसर बताइए, जो आपके जितने भी चैप्टर हैं, जितने चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं अभी पहले टेस्ट में, वो हम बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही, जिसको मैथ आता है वो आंसर देंगे, ठीक है, और जिसको नहीं आता है वो लोग यहाँ पे देख लेंगे। ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n का मान कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, इसका आंसर क्या होगा? तो जब बेस इसके जब बराबर हो, ठीक है, बेस अगर बराबर हो और उसकी जो पावर है मतलब आधार बराबर हो और उसका जो घात होती है वो असमान हो, तब हम लोग क्या करते हैं, भाग में जब है ये तो इसको माइनस कर देते हैं। ए की पावर m माइनस n यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ए की पावर m माइनस n, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता तो हम लोग क्या करते, ए की पावर m प्लस n कर देते, ठीक है। गुणा में जो है वो घातें जुड़ जाती हैं और जो भाग होता है उसमें घातें घट जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ऑप्शन से बताइए आप लोग, ठीक है। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 18। अब आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप लोग कॉपी पेन जो है बुक केवल लेकर के बैठिए, और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल 100% और सबसे कम समय में आप लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए आप लोग, आपसे क्या दे रखा है, x और y की वैल्यू निकालिए। आपसे लास्ट में ये पूछा है x और y के मान क्रम से कितने होंगे। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से क्वेश्चन हल करिए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है, x का मान 1 दे रखा है और y का मान 2 दे रखा है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 1 लगा दें और y की वैल्यू 2 लगा दें, तब आप लोग देखेंगे आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये आंसर लगाने से सही आ गया तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कॉपी में नोट कर लिए क्या क्वेश्चन है, हमारे यहाँ तो नोट है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर x दिया रखा है यहाँ पे, इनटू मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट लगा है उसका मतलब इनटू होता है, ठीक है। तो 3 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये 18 आ रहा है, 18 अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, इंटू 3 की पावर 2, 3 तिया 9 होता है, 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है। तो ये तो सही हो गया यहाँ पे, मतलब ये 18 आ गया। अब दूसरा भी ऑप्शन आप लोग लगा लें, मतलब दूसरा जो दे रखा है ये वाला, इसमें भी आप लोग ऐसे ही देख लें। 2 की पावर 2x यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, मतलब x की जगह में 1 लगाना है। पहले ऑप्शन, हम पहला ही ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 गुणे x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1, ठीक है, समझ गए होंगे, इंटू 3 गुणे y की मान कितना है 2 इज इक्वल टू 36। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 36 आ रहा है,
तो 2 गुणे 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, गुणे 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा तो 9, 9 चौक 36 होता है, तो होता है। मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बिना अगले ऑप्शन चेक किए ही आप लोग पहला ऑप्शन सही लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, समझ गए होंगे। आप लोग नहीं समझे तो यहाँ पे भी एक बार देख लेंगे, तब समझ जाएंगे। यदि x की पावर y इजिकल टू y की पावर x हो और x इजिकल टू 2y, तो x और y के मान क्रम से कितने हो जाएंगे। तो x और y के मान यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। अब x बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है 2y दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2y दे रखा है ना आप लोगों को, तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। जैसे अब ये जो बड़ी x है ना और यहाँ पे छोटी y है, इन दोनों को हम लोग बराबर मान लेंगे, ठीक है। बराबर इनको मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बराबर हम लोग मान लेंगे तो इसको 1 समझ लेंगे और इसको भी 1 समझ लेंगे, ठीक है। अब x और y का मान हम लोग कितना लगाएंगे, x का मान हम लोग कितना लगाएंगे, तो x पहले y का मान कितना दे रखा है 2, x की पावर y तो है यहाँ पे, x की पावर y, तो x हमने मान लिया 1 और y की पावर कितनी है 2 हम लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 की पावर 2 हो गया, तो 1 की पावर 2 किसके बराबर हो जाएगी 1 के ही बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा हमको क्या देखना है y की पावर 2x, ठीक है। y की पावर x, तो x की वैल्यू हम लोग कितनी लगाएंगे 2y लगाएंगे, ठीक है। 2y लगा देंगे यहाँ पे, तो 1 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 की पावर 2y, ठीक है। तो 2y मतलब 1 के जो है 1 y का मान 2 है, तो 2y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 की पावर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 की पावर 2 और 1 की पावर 4 मतलब 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग नहीं समझे होंगे तो अगला देखेंगे उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। परेशान ना हो, एक दिन में कोई सब कुछ नहीं सीख सकता है, तो आप लोग धीरे धीरे करके हर एक मॉडल पेपर में आएंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। अभी जब आपको इसका PDF मिल जाए तब आप लोग वहाँ पे अपना क्वेश्चन जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। 4 की पावर 4 की जो है पावर कितनी है -3/2 दे रखी है, 4 की पावर -3/2 दे रखी है। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बट्टे में 2 है ना, तो आप लोग इसको ऐसे तोड़िए जो इसका स्क्वायर हो जाए, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसको ऐसे कर दिए -3/2, इसको इससे काटा और आप कितना बचा 2 की पावर -3 बचा, ठीक है। मतलब 2 की पावर -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 1/2 की पावर 3 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं, तो 1/8 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, log n 1/2 इजिकल टू -1, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये क्या है n जो है वो a है और इसके बाद जो 1/2 है ये b है और ये जो है इधर लिखा है वो c है, ठीक है। अब इसमें संबंध लिख लीजिए आप लोग और सभी आपके आंसर यहीं से निकल आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग ऐसा आ जाता है लॉग में, ठीक है। तो इसका संबंध क्या होगा, इसका संबंध आप लोग नोट कर लेंगे, a की पावर c इजिकल टू b, ठीक है। a की पावर c इजिकल टू b, अब a की पावर c इजिकल टू b आप लोग लिख लीजिए, मतलब a यहाँ पे कितना है, तो a यहाँ पे n है, ठीक है। n की पावर c मतलब n की पावर -1 इजिकल टू 1/2, यही तो आप लोग बनेगा ना। यहाँ पे a हमने n लिखी थी तो हमने n लिख दी, a की पावर c की यहाँ पे मान कितना है -1 है, इजिकल टू में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब n की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/n लिख सकते हैं ना, अभी पीछे ही बताया था, इजिकल टू 1/2, ठीक है। तो नीचे वाला जो है वो बराबर है, जब ऊपर वाला बराबर हो जाएगा तो n इजिकल टू 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं समझे तो आप लोग बाद में कमेंट कर देना, तो आपको जो है वैसे अब टाइम तो कम है आपका, वैसे समझना चाहिए आपको यहीं पे। अगला क्वेश्चन देख लें, अगर नहीं समझे तो यहाँ भी समझ जाएंगे आप लोग, यहाँ पे भी समझ जाएंगे। हमने क्या बताया, जो पहला होता है वो a होता है, फिर दूसरा जो होता है वो b होता है, तीसरा जो होता है वो c होता है, ठीक है। अब आप लोग हमको करके दिखाइए, ये हमने संबंध क्या बताया a की पावर c इजिकल टू b, ठीक है। अब आप लोग वैल्यू लगाइए केवल, a का मान यहाँ पे कितना है 27, ठीक है 27, और c का मान कितना है तो -1/3, ठीक है -1/3, इजिकल टू b का मान कितना है यहाँ पे तो x, ठीक है। तो x का मान ही यहाँ पे पूछा है, x का मान कितना हो जाएगा 27 की पावर -1/3 हो जाएगा, ठीक है। 27 की घात -1/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यों लिख सकते हैं ना, 3 का जो घनमूल होता है, घन होता है वो कितना होता है 3 तिया 9 तिया 27, और इसकी होल पावर 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है।
1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे अब आप लोग, अभी भी नहीं समझे तो आप समझ लेना, ठीक है। अब समझ लेना आप लोग, अभी तक नहीं समझ पाए तो इस क्वेश्चन में भी समझ लेना। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग लगाएंगे ऑप्शन के वाइज, ठीक है। ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन से बिल्कुल सरल होता है। ऑप्शन से कैसे, पहले हम ए का मान 2 रखेंगे, एक्स का मान पूछा है ना, एक्स का मान क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले हम 2 रख के देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 रख के हम लोग देख रहे हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रख के यहाँ पे देख लीजिए। तो 2 जब आप लोग रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। 3 की पावर कितना है, 2 - x इज इक्वल टू, ये बताया नहीं हमने आपको, अभी भी नहीं समझ रहे आप लोग। ए ये होता है, ये बी होता है, ठीक है, ये सी होता है, ठीक है। जब ऐसी फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो क्या होता है, ये इसको हम लोग ए मान लेते हैं जो पहले नंबर पे दिया होता है, दूसरे को बी मान लेते हैं, तीसरे को सी मान लेते हैं। अब आपको संबंध तो पता ही हमने कर दिया है, चल गया होगा ना, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। ये आप लोग नोट करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए सभी लोग, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए यहाँ पे कितना है, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर में क्या चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, 3 की पावर 2 - x, ठीक है। हम यही लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, फिर आप लोग अभी मत पूछना। 3 की पावर 2 - x इज इक्वल टू 3 की पावर x - 8, यही तो हो जाएगा ना, ए की पावर c इज इक्वल टू बी में, यही हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है x का मान 2 रखिए आप लोग। अगर 2 रखेंगे, जैसे पहला ऑप्शन क्या है 2, तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 - 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 - 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 - 8, यही तो होगा जब 2x भी मान रखेंगे तो 3 की पावर 2 - 2 मतलब 0, और किसी की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अब इधर भी 1 आ जाएगा, तो जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, 9 3 तिया 9 होता है, 9 में से 8 गया 1 होता है, मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे आप लोग हमारे हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यदि x y का अनुलोमानुपाती है तथा x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 2, तो x का मान बताओ जब y इज इक्वल टू 6 हो। आप लोगों के लिए लास्ट में कुछ और बताएंगे हम मैथ से रिलेटेड, ठीक है, जिससे कि आपके और आप लोग इसमें थोड़ा अच्छा कर सकें, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक ऐसे ही जुड़े रहें, उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे मैथ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। x के जो यदि x y का अनुलोमानुपाती है तथा x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 2, तो x का मान बताओ जब y इज इक्वल टू 6 हो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, अनुलोमानुपाती का क्या होता है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। ये अनुलोमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती इसको ही हम लोग बोल देते हैं। तो जब हम ये प्रोपोर्शनल इसका साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या लाएंगे, x इज इक्वल टू के बाई, ठीक है, x इज इक्वल टू के बाई। अब जो पहले x और y का मान दिया होता है उससे हम लोग k का मान निकाल लेते हैं। पहले x का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे x का मान 8 दे रखा है, इज इक्वल टू k इंटू y का मान 2 दे रखा है, ठीक है। इधर 2 कितने किस में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, k बराबर 4 हो जाएगा। अब k बराबर जब 4 निकल आया तो हमें संबंध तो पता ही है x इज इक्वल टू के बाई, ठीक है, x इज इक्वल टू के बाई हमें संबंध पता है। अब यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। k हमारा कितना आया था, 4 आया था गुणे 6, तो 4 × 24 आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्लासें हम आपके अपने चैनल पर ही ले चुके हैं, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोग उसको लिए होंगे, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देख लें आप लोग, और अगर आपके ऊपर से ये निकल रहा है मैथ तो जो है आपके लिए हम लास्ट में अभी कुछ बताएंगे, उससे आप लोग थोड़ा सही कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना हमारे जो है हमसे हो सकता है वो हम आपके लिए करेंगे, तो आप लोग लास्ट में देख लेना। अभी आप लोग समझते रहिए, केवल कुछ तो पल्ले पड़ेगा ना आपको, जब देखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। यदि x y के वर्ग के अनुसार अनुलोमानुपाती विचरण है, ठीक है, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई स्क्वायर, सीधा सीधा दे रखा है ना, ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है पहले x का मान 12 और y का मान 2 है, तो अब यहाँ से हमको क्या करना होता है, x ये साइन हटाते हैं और इज इक्वल टू के बाई स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम लोग k लगा देते हैं, ठीक है, और वैसा का वैसा ही हमने उतार दिया बस,
ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, के का मान अब आपसे निकल आएगा यहाँ से। के का मान कैसे निकल आएगा, एक्स का मान पहले कितना दे रखा है 12 इज इक्वल टू के इंटू बाई का स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे बाई की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमने उसकी सीधा कर देना के इंटू 4, ठीक है। के इंटू 4 हो गया ना 2 का स्क्वायर। अब 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 4 तिया 12 3 इसमें के का मान आ जाएगा, के इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब के इज इक्वल टू 3 हो गया तो एक्स इज इक्वल टू के बाई स्क्वायर, यही तो था। अब आपसे एक्स का मान पूछा है तो के इज इक्वल टू कितना निकला था अभी, के इज इक्वल टू आपका कितना निकला था 3 निकला था, 3 गुणे बाई कितना है 5, 5 का स्क्वायर हम कर दें क्योंकि बाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये, हम आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा देंगे। अभी जब आप लोग लास्ट तक जुड़ेंगे तो हम बताएंगे आपको कैसे आप लोग सीख सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√y और x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। तो x का मान जब y इज इक्वल टू कितना दे रखा हो, y इज इक्वल टू 4 दे रखा हो, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आप लोग जो है ये क्या लगा है, x इज इक्वल टू हम लोग k और इंटू 1/√y ये लिख देंगे, ठीक है। और k इंटू 1 तो हमें पता ही है k होता है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब इसका x का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। x का मान 4 दे रखा है और y का मान 9 दे रखा है, ठीक है। y का मान कितना दे रखा है, k अपॉन रूट में y है ना, तो रूट में 9 लिख दो। अब रूट से जब 9 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा केवल, ठीक है। 3 ही तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ अंडर रूट में कुछ भी है तो उसको पेयर में ही तो बाहर निकालेंगे ना। 3 तिया 9, 3 हो जाएगा इसका एक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बट्टे यहाँ पे 4 इज इक्वल टू के अपॉन में 3। अब ये यहाँ पे अपॉन में 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा के का मान, ठीक है। अब के का मान हम लोग इसमें रख देंगे, के का मान हम किस में रख देंगे, एक्स इज इक्वल टू के अपॉन बाई में, तो हमें एक्स का मान निकल आएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो के का मान 12 था, के का मान अभी कितना निकला है आपका, के का मान अभी हम लोग कितना निकाले हैं यहाँ पे, के का मान हम 6 निकाले हैं ना, 6 निकाले हैं, तो 6 बट्टे में हम लोग कितना करेंगे, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में बाई का मान कितना है 4 है, ठीक है। और इसमें कुछ गलत हो गया है आपका, ठीक है। के का मान हम कितना निकाले थे, के का मान हम लोग यहाँ पे अभी कितना निकाले हैं तो आप लोग देख लेंगे, के का मान 12 निकाले हैं, ठीक है। और x का मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है हमें, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू 4 है ना, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका, ये आप लोग बाद में देख लेना, अगला क्वेश्चन देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दें, आप लोग इसको होमवर्क में करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्रेणी के क्वेश्चन 1-2 लगा लीजिए क्योंकि टाइम आपका बहुत हो रहा है, 2 घंटे लगभग होने वाले हैं, तो अब वो क्वेश्चन जो है वो आप बाद में देख लेना। श्रेणी 15, 11, 7 के कितने पद लें कि योग 36 हो जाए, श्रेणी 15, 11, 7 के कितने पद लें कि योग 36 हो जाए। अब इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन से आप लोग लगा लीजिए, केवल ऑप्शन से आप लोग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे फॉर्मूला से बहुत लंबा हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, इसका और पद कितना है 36 योग करना है ना हमें, तो 15, ठीक है। कितना गैप है 11, मतलब 15, 11, 4 का गैप होता जा रहा है ना 7, अब 4 घटाएंगे 7 में से तो कितना आ जाएगा 3। अब आप लोग ये कितने टोटल टर्म हो गए 4 हो गए ना, लेकिन इनका योग जो है वो 36 हो गया, आप लोग जोड़ लीजिए, बी ऑप्शन सही हो गया। 7 और 3 10, 10 और 11 21, 21 और 15 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमें कितने पद मिल गए, 4 मिल गए, 15, 11, 7 और 3, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3, 6, 12, 24 का 7वां पद कितना होगा। इसके बाद हमारे जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो भी अभी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। 3, 6, 12, 24 का 7वां पद कौन सा होगा, इसमें 7वां पद कौन सा होगा, 3, 6, 12, 24। पहले बात आप ये बताइए हमको, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप लोग कहेंगे नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है ये, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में हम कैसे आंसर निकालते हैं, टर्म कैसे निकालते हैं, ARn-1, ये फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ए का मान कितना है 3, आर का मान कितना है, यहाँ पे आर जो है हमारा कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 आ रहा है ना, तो 2
n हमें कितना है, n का मान 7 है, 7 में से 1 गया, 7 माइनस 1 तो 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 गुणे 3 कितना हो जाएगा आपका 1 3 चौक 12 तिचक 18 और 1 19, 192 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। श्रेणी, ये इसका गुणोत्तर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा, a का मान आपको पता होना चाहिए। a का मान क्या होगा, तो आपको ये तो पता होगा ना, a का मान क्या होगा, इसमें ऑप्शन से लगा लीजिए क्योंकि फॉर्मूले से लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको इसका संबंध तो पता होगा ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर इसमें कितना है 3a प्लस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मतलब 2 + a इंटू कितना हो जाएगा 3a + 1, ठीक है 3a + 1। अब इसको ऑप्शन से लगाएंगे। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमको, 2 अगर रखेंगे तो नहीं आएगा, ऑप्शन अगर आप लोग 3 रख देंगे तो आ जाएगा। आप लोग लगा के देख लेना, ठीक है। ऑप्शन अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो अगली क्लास में हम इसको बता देंगे। 2 संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रम से 17/18 है तो 2 संख्याएं क्या होंगी। अब आपको समांतर माध्य पता है ना, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, a + b/2, ठीक है, a + b/2। तो अब कितना दे रखा है 17a + b/2, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन से देखिए 2 संख्याएं क्या हैं 8 और 9 हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं क्योंकि 17/2 हो जाएगा, फिर 2 और 34 हो सकती हैं, तो ये हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं तो देख लीजिए 2 + 32 a + b 2 + 32/2, तो 34/2 हमारा 17 ही तो आएगा, तो 17 ही यहाँ पे है, ठीक है 17 ही यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 3 और 9 का हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा, 3 और 9 का हरात्मक माध्य आपका क्या हो जाएगा। तो हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है 2ab/a + b, ठीक है 2ab/a + b। तो यहाँ पे देख लीजिए a कितना है 3, तो 2 गुणे ab मतलब 3 और 9 का गुणा, तो 3 9 27, ठीक है। अगल नीचे क्या है 3 और 9 जोड़ने पे 3 और 9 12 हो गए, 27 दूनी 54 हो गया, 54/12 हम लोग करेंगे तो 12 चौक 48 और 6 बचे 12 पंजे 60 मतलब 4.5 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। NP4 और इसका NP5 इज इक्वल टू 1:2, ठीक है NP4 रेशियो NP5 इज इक्वल टू 1:2, तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं है इसमें, इसका जो ऊपर वाला होता है n⁻n-4, ठीक है। और इसको हम लोग रेशियो जो दे रखा है उसको हम लोग क्या दे सकते हैं, तो अपॉन में जो है क्या बोल सकते हैं इसको n⁻, अपॉन में n-5, ठीक है। ये सब आपको जो है वो हम जो है कल की क्लास में सिखा देंगे क्योंकि आज टाइम बहुत हो गया, तो अब मुंह हमारा दर्द करने लगा बोलते बोलते, ठीक है। तो अब आप लोग जो है मैथ की हम कल से अलग क्लास चला देंगे आपके लिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। टाइम बहुत हो गया है क्योंकि आपके जैसे ही जो है वो आपके एज थोड़ी आपसे ज़्यादा होगी, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब परेशानी जो है 2 घंटे लगातार बोल रहे हैं ना, बीच में रुके भी नहीं है ना, कुछ बीच में आपके लिए रुके भी नहीं है, ठीक है बोलते ही हैं लगातार। तो 2 घंटे के लगभग का समय हो गया। आप थोड़ा जो है ये हम आपको कल करवा देंगे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लेंगे आप लोग आवर्त सारणी के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत आज की है, हम लोग बहुत मेहनत आपके लिए आज किए हुए हैं क्योंकि 2 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आपके लिए जो है मैथ हम जो है वो आपको क्या बताएंगे, मैथ में हम आपको जो है कुछ मेन टॉपिक जो हैं उनको हम निकालना आपको सिखा देंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन जो मेन लेके आए थे इनको हम लोग कैसे आपको निकालना सिखाते हैं वो सब हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको जो है एक काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आपको वीडियो पहुंचानी होगी जिससे कि और आपके स्टूडेंट का कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आपको जो PDF है इसकी वो कब मिल जाएगी, आज आपकी जो PDF है वो जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म होगी ना उसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही जब भी आपकी क्लास ख़त्म हो उसके तुरंत बाद आपको PDF मिल जाएगी। हमारे यूपी कैडेट BHU ICR वाले जो है
चैनल पर, और उसका जो है इसका सॉल्व नहीं हम देंगे आपको, ठीक है। केवल क्वेश्चन देंगे, आज टिक लगा करके नहीं देंगे। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, केवल 15 मिनट के अंदर उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। 15 मिनट तक ही वो रहेगी और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी जो क्विज़ होती है वो अपने टाइम पर ही चलेगी। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है तो आपका जो है क्विज़ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जब यहाँ से क्लास ख़त्म हो गई तभी क्विज़ आपकी चालू होगी, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे आंसर लगा लीजिए। आवर्त सारणी में बाएं से ना जाने पर धात्विक का गुण कैसा होता है, तो घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से सत्य कौन सा है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, या सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में सत्य कौन सा है। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध होता है, ठीक है। क्रोमियम का कॉपर संक्रमण तत्व है, क्रोमियम और कॉपर संक्रमण तत्व है, ये भी सही है। और आपका ये ट्रांससिग्मिक तत्व है, मतलब दो तो ऑप्शन सही मिल रहे हैं, तो ऑल आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में सत्य कौन सा है, इनमें से सत्य कौन सा है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। 2 घंटे की क्लास हम अकेले ले लिए अपने चैनल पर, ठीक है। ये रिकॉर्ड है आज का, ठीक है। आज से पहले कभी 2 घंटे की क्लास हम नहीं लिए हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं। और कहीं पे भी 2 घंटे से ज़्यादा एक टीचर अकेला नहीं पढ़ाता होगा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, उसका अगर फल आप लोग नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है फिर, ठीक है। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको करनी चाहिए अपने लिए, ठीक है। क्योंकि हम तो आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर पा रहे, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना होगा इसी बार, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है वो कंपटीशन बहुत कम है, आपके जो किसी ने भी तैयारी नहीं कर पाई है, ठीक है। तो इस बार आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो कैसे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको जो है अब कल ही मिलेंगे, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आपको कल करा देंगे, या आप बताओ तो इसके जो है आंसर लगवा दें, ठीक है। तो चलिए, अब गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, अब कल ही मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो हम आपको कल जो बच गया है वो हम आपको कल जो वो वाली क्लास लेंगे ना, कौन सी वाली क्लास लेंगे, कैप्सूल वाली क्लास लेंगे, उसमें ये जो क्वेश्चन केमिस्ट्री के बच गए हैं उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें जो लोग पहली बार आए हुए थे। और जो है और क्या, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यहाँ पे कुछ है, लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ये द नॉलेज प्लाजा हमारा सुपर 20 बैच ये चल रहा है। लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लें। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें, जिससे कि वो भी आपका जो है इससे कुछ उनको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग PDF थोड़ी देर ले लीजिए और उसके बाद अपनी क्विज में पहुँच जाना, ठीक है। अभी तुरंत हम आपको PDF इसका प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कौन से चैनल पर, तो यूपी कैडेट BHU ICR बाय द नॉलेज प्लाजा हमारा जो क्या है टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। उस पर हम जो इसको आप लोगों को शेयर कर देते हैं और आप लोग वहाँ से इसको ले लेना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको कल कब आपको जो है कैप्सूल वाली क्लास में शाम को 8 बजे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।